तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम फिर से क्लास 11 का लेके आ चुके हैं आर्ट। इसमें हम देखने वाले हैं आज इकोनॉमी। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग और अंत तक बने रहिएगा। अंत में मैं आपको एक और बात बताने दूंगा। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको क्लास 11 40 क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ। आपको जो कमेंट करना होगा अगला सब्जेक्ट के लिए तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ, जिन्होंने धन संबंधी परिभाषाएं भी दी थी। इसने धन संबंधी परिभाषा दी थी। ठीक है, धन संबंधी। और एडम स्मिथ को ही कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक। ठीक है, इन्होंने ही, और एडम स्मिथ के बारे में बता देता हूँ, 1776 में एक पुस्तक का प्रकाशित किया था, वेल्थ ऑफ नेशंस नाम पुस्तक। आप लोग देख सुने होंगे, वेल्थ ऑफ नेशंस। तो इन्होंने ही वो प्रकाशन किया था, वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। तो अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है, यह कथन किसका है ना? यह किसका कथन है? तो अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है, तो ये कथन है रॉबिन्स का। आप लोग ये याद रखिएगा कि रोबोट जो होते हैं वो सीमित होते हैं, सीमित मात्रा में होते हैं। तो रॉबिन्स मतलब रोबोट याद रख लीजिएगा। किसी चीज को आप रिलेट करके याद रखते हो तो लंबे समय तक याद रहता है। तो अभी आप देख रहे हो वीडियो, आपका कल नहीं तो परसों नहीं तो नर्सरी एग्जाम ही है, नर्सरी शायद एग्जाम है, तो फिर आपको ये बहुत काम देगा। ठीक है, रॉबिन्स, अर्थशास्त्र का सीमित विज्ञान, ये कथन किसका है? रॉबिन्स का है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, बोल रहा है सांख्यिकी से अभिप्राय क्या है? तो केवल सांख्यिकीय विधियां, ये और बी दोनों, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? सांख्यिकी के पिता कौन है? तो गॉटफ्राइड आकेनवाल। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। तो सांख्यिकी का पिता गॉटफ्राइड आकेनवाल। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, प्राथमिक समांक होते हैं मौलिक संकलित, ए और बी दोनों। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोग का। हाँ, समाचार पत्र किस प्रकार के आंकड़ों, मतलब आंकड़े का स्रोत है ना? तो समाचार पत्र या फिर पत्र द्वारा जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उसे हम द्वितीयक आंकड़ा में रखते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक आंकड़ा में क्या रखेंगे? जो गणनाकार द्वारा एकत्रित आंकड़ा होगा उसे हम प्राथमिक आंकड़ा में रखेंगे, लेकिन ये हो जाएगा आपका द्वितीयक आंकड़ा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, एक अच्छा न्यायाधीश हमेशा आधारित होता है तो अद्राक्षिक नमूना पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, समग्र के एक छोटे से समूह को क्या कहा जाता है? तो प्रतिदर्श। यहाँ पे प्रतिदर्श ही लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर अनुसंधान भी लिखा रहा है तो वो भी सही होगा। क्या? अनुसंधान, प्रतिदर्श, अनुसंधान, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस कौन है? तो ये है जो अर्थशास्त्री हैं। देखो, अर्थशास्त्र सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इकोनॉमी, उसमें अर्थशास्त्री ही है। ठीक है, ना ही वैज्ञानिक है ये, ना ही लेखक है, और ना ही संगीतज्ञ है। तो ये कौन है? अर्थशास्त्री है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखिएगा, जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसा वर्ग क्या कहलाता है? देखो, जब नीचे, यहाँ पे देखो मैं समझा देता हूँ, जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसा वर्ग कहलाता है समावेशी। इसमें नीचे का प्लस ऊपर का, मतलब दोनों का समान करके, सम करके, मतलब जोड़ के, समावेशी। ठीक है, इस तरह से भी आप याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। कलानुक्रमी वर्गीकरण में आंकड़े किस आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं? तो ये समय के आधार पर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको 12 हो जाएगा। वह ग्राफ जो संचयी आवृत्ति फलन को दर्शाता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है त्वरण चित्र। वह ग्राफ जो संचयी आवृत्ति फलन को दर्शाता है क्या कहलाता है? त्वरण चित्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी ग्राफ पेपर में कितने चतुर्थांश होते हैं? कोई भी ग्राफ पेपर है उसमें 4 चतुर्थांश होंगे। चतुर्थ से ही याद रख सकते हो, चतुर्थांश, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 है ना, ये कौन है? जो है 14। तो वर्ग अंतराल 70 से 80 का मध्य बिंदु क्या होगा? तो मध्य बिंदु आपको निकालने के लिए कुछ नहीं करना,
तो आपको यहाँ पे मध्य बिंदु निकालने के लिए जो भी आपका डाटा दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे 70 है और प्लस में 80 दे देना है और बटा से 2 भागा दे देना है। अब जब ऐसा कीजिएगा तब 7 8 15 150 है ना, 150/2 काटिएगा तो 75 आंसर आएगा। कितना आएगा? 75। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मतलब 15 है। श्रेणी के व्यक्तित्व पदों के समांतर माध्य के लिए गए विचलनों का योग होता है। क्या होता है? शून्य सम, शून्य के बराबर, शून्य से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो शून्य के बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है? शून्य के बराबर शून्य ही होता है। अगर ऑप्शन में शून्य भी रहे ना तो उसे भी टिक मार देना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न आंकड़ों का विस्तार है। निम्न आंकड़ों का विस्तार कैसा है? ये देखो यहाँ पे निम्न आंकड़े, यहाँ पे दिया 58, 72, 35, 48, 63, 81। तो यहाँ पे आपको देखना है निम्न आंकड़े। तो यहाँ सब निम्न आंकड़ों में सबसे ज्यादा कौन सा है? तो 81 है। और सबसे कम कौन है? तो 35 है। ठीक है, घटाइएगा 35 है तो घटाइएगा तो आएगा 46। ठीक है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यही करना है विस्तार में, आपको कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। पदों के विचरण की माप को क्या कहा जाता है? तो पदों की विचरण के माप जो है उन्हें कहा जाता है माध्य। क्या कहा जाता है? माध्य। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, समांतर माध्य के लिए गए विचलनों का बीजगणितीय योग क्या होगा? तो ये होता है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य। तो ये होता है शून्य। ठीक है, शून्य ही होता है। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि r x y इक्वल टू 0 है तो x और y के बीच का संबंध क्या होगा? तो x और y का बीच का संबंध जो है स्वतंत्र है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, स्वतंत्र, ये सही आंसर है। मैं करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, कोई भी गलत आंसर नहीं बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो कोई किसी क्वेश्चन में तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? उपभोक्ता कीमत सूचकांक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दे लगते हैं आप लोग 21। ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? ब्रिटिश काल में जो भारत का राष्ट्रीय आय की गणना की थी दादा भाई नेरोजी, और इसके और भी थे, लेकिन सबसे पहला प्रयास इन्होंने ही की थी। लेकिन इनके साथ ये सब भी थे, VKRV राव, फिनले सिराज, विलियम डिग्बी, ये सब भी थे। लेकिन सबसे पहला प्रयास पूछे तो यही होगा। और यहाँ पे अगर लिखा रहेगा ना तो इनमें से सभी लिखा रहेगा, उस तरह से रहेगा। तो ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 22 का है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखी जाती है? तो भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पाकिस्तान में पूछे तो भी मिश्रित, और पूछे अगर साम्यवादी जो अर्थव्यवस्था कहाँ है, तो ये है आपका चीन में। साम्यवादी या समाजवादी दोनों एक ही चीज है। ठीक है, और आपका अगर पूंजीवादी पूछे तो ये आपका आ जाएगा आपका चीन में नहीं, जापान में नहीं, अमेरिका में। हाँ, अमेरिका का है। ठीक है, पूंजीवादी, मैं कर्ल चेंज करके बता देता हूँ, ये है अमेरिका का। लिख सकते हो आप लोग, लिखना चाहो तो। अमेरिका क्या है? पूंजीवादी। साम्यवादी और समाजवादी जो है सो चीन का है, चीन। और ये भारत और पाकिस्तान का है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 23। निम्न में नकदी फसल कौन है? तो यहाँ पे कपास हो जाएगा आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में सर्वप्रथम आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1907 में। कहाँ हुई थी? तो ये झारखंड में ही हुई है, जमशेदपुर, झारखंड के जमशेदपुर में। ठीक है, आयरन स्टील कंपनी की स्थापना। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 25। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपको बताना है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। ठीक है, और नीति आयोग मैं बता देता हूँ, नीति आयोग का गठन जो 1950 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। ठीक है, और आपको यहाँ पे देखना है कि इसके अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पे इसके अध्यक्ष हर एक साल में या फिर जितना भी साल आए तो PM ही रहते हैं। ठीक है, कौन रहते हैं? PM, प्रधानमंत्री। तो अभी के वर्तमान के नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी हो गए। ठीक है, उस टाइम के थे शायद श्री मनमोहन सिंह। ठीक है, अभी नरेंद्र मोदी होंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, हरित क्रांति मुख्यतः
किस फसलों तक ही सीमित रही है? तो ये गेहूं और चावल दोनों की। ठीक है, 27 देखते हैं हम लोग। जैविक कृषि है तो धारणीय रासायनिक, ये और भी दोनों। क्वेश्चन नंबर 28 है, नई आर्थिक नीति में किस घटक को सम्मिलित किया गया? नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, सभी को। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम लोग। फेमा कब लागू हुआ? तो फेमा 1 जून 2000 ईस्वी को लागू हुआ था, 1 जून 2000 ईस्वी को। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का गठन किया गया किस वर्ष? 1995 में विश्व व्यापार संगठन का गठन। भारत में आर्थिक सुधारों का आरंभ किया गया किस वर्ष? भारत में आर्थिक सुधारों का आरंभ 1991 में ही हो चुका था। ठीक है, नाबार्ड कब स्थापित हुआ? नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी। ये इंग्लिश में लिखा रहेगा, कैसे जानते हो आप लोग? वहाँ पे NABARD, नाबार्ड, जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो आप लोग, नाबार्ड। 33 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, ग्रामीण साख का स्रोत क्या होगा? साहूकार। हाँ, ग्रामीण में साहूकार होंगे। ये RBI नहीं चलेगा, विश्व बैंक भी नहीं चलेगा, इनमें से कोई नहीं कट दिया जाएगा, साहूकार होंगे। ठीक है, मानव पूंजी निर्माण में समस्या क्या है? तो ब्रेन ड्रेन है, बढ़ती जनसंख्या है, शिक्षा का निम्न स्तर, सभी है, इनमें से सभी। एक सूचक जो किसी देश के मानव विकास को मापता है, HDI। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 आप लोग देख सकते हो, किसी क्षेत्र नहीं, कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो उसमें छिपी हुई बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, ये सभी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन है? सबसे अधिक तो भारत में ही है। चीन मारा गया, ये गलत है। तो चीन पहले था, अभी नहीं है, अभी भारत है। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। चीन की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? तो चीन में 1960 से 65। ठीक है, दूसरी 1965 से 70। यहीं भारत की बात की जाए, भारत 1951 से 56 प्रथम फर्स्ट हुआ भारत में पंचवर्षीय योजना। ठीक है, भारत में लगभग 12 पंचवर्षीय योजना हुआ था, ये फर्स्ट, और सेकंड हुआ था आपका लगभग क्या हुआ था सेकंड? हाँ, तो सेकंड 1956 से 61, ये 56 से 61 तक भारत। और चीन में पंचवर्षीय योजना जो आरंभ हुई थी 1960, नहीं जी सॉरी, चीन में 1953 में पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी। ये पाकिस्तान का है। ठीक है, ये पाकिस्तान का 1953 से ये चला था, 5 वर्षीय योजना था ना, तो 5 वर्ष इसमें जोड़ दीजिए, 58 तो। ठीक है, चीन में दी ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान केंद्रित था, कहाँ पे था? तो विस्तृत औद्योगिक पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, भौतिक पर्यावरण में शामिल है, जल भी है, भूमि भी है, वायु भी है, इनमें से सभी। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो जरा भी पसंद आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, थैंक्स, या फिर अगला जो आपको चाहिए वो कमेंट कीजिएगा, और एक लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि मेरा वीडियो भी चल रहा है। ठीक है, तो मैं अगला वीडियो भी लाऊंगा इसी टाइप से, अगर चाहिए आप लोगों को तो कमेंट करना पड़ेगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो पर, इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो आते रहते हैं। ठीक है।